विश और मोनी दोनों अपने घर जाते हैं, जहां उन दोनों को देखकर रजत कहता है। मोनी, विश, तुम दोनों कहाँ गए थे इतनी रात को? समय देख रही हो तुम? रजत जी, हम किसी को ठिकाने लगाने गए थे। अगर हम उसे ठिकाने नहीं लगाते ना तो पता नहीं हमारे साथ क्या करता। कौन? किसकी बात कर रही हो तुम? माँ की? रजत, तुम्हारी माँ तो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। उसको हम ऐसे नहीं मार सकते, वो मरेगी। लेकिन उसको हम दोनों बहनें इतनी आसान मौत नहीं देंगे। वो अपने समय पर मरेगी, वो भी तड़प तड़प कर। वो तीनों आपस में बात करके वहाँ से चले जाते हैं। और जब मोनी अपने कमरे में जाती है तब वो वहाँ पर देखती है कि उसका कमरा पूरी तरह फूलों से सजा है, जहाँ पर्ल उसका वेलकम करता है और उसको अपनी गोद में उठाकर बेड पर बैठाते हुए कहता है। मोनी, मुझे नहीं पता कि हम दोनों का मिलना और यूं अचानक शादी होने का क्या मतलब है। मैं पहले तुम्हें ना तो पसंद करता था ना ही प्यार, लेकिन अब मैं ये जानता हूँ कि मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। और अगर तुम मुझसे जरा सा भी दूर जाती हो तो मेरी जान जाने लगती है। ये प्यार है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये प्यार ही है। पहले मैं तुमसे दूर रहना चाहता था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मोनी, क्या तुम और मैं एक हो सकते हैं? पर जी नहीं मोनी, तू ऐसे इसके पास नहीं जा सकती। पिछली बार गई थी तो उस नेवले ने मुझसे मेरी कमजोरी पूछ ली थी। नहीं, मैं इसके पास ऐसे नहीं जा सकती हूँ। अगर ये भी उस सुमित्रा की ही कोई चाल हुई तो? लेकिन मैंने तो उस नेवले को मार दिया। नहीं, ये मेरे पर्ल ही हैं। पर्ल जी, मैं भी आपके बिना नहीं रहना चाहती हूँ। मैं यहाँ अपना इंतकाम पूरा करने आई थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि भोलेनाथ जी मुझे मेरा जीवन साथी भी दे देंगे। इस तरह वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो वहीं अपने कमरे में बैठकर सुमित्रा गुस्से से बौखलाती हुई कहती है। नागिन, तूने मेरे कवच को भी मार दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब मैं तेरा खात्मा करने के लिए वो शस्त्र अपनाऊंगी जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। सुमित्रा खुद से बातें करके सो जाती है और अगली सुबह मोनी, पर्ल दोनों उठकर हंसते हुए अपने कमरे से निकल रहे थे। तभी उनकी नजर सुमित्रा पर जाती है। सुमित्रा सोफे पर बैठकर दोनों का इंतजार कर रही थी। जैसे ही पर्ल अपनी माँ के सामने आता है, सुमित्रा अपनी बेटे से कहती है। पर्ल, आज तुझे अर्जेंटली राजस्थान जाना होगा। वहाँ पर तेरी दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई है और वो अपने आखिरी समय में तुझे देखना चाहती हैं। मम्मी जी, दादी सास पर्ल जी की दादी हैं, तो वो आपकी भी तो सास ही हुई ना। अब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आप वहाँ क्यों नहीं जा रही हैं। बेटा, अपनी नागिन पत्नी को समझा दे। जब एक माँ बेटे बात कर रहे हैं तो बीच में ना ही बोले। माफ करना सासू माँ, लेकिन अब यहाँ पर मेरा भी हक है और इसलिए मेरे पति और उनके हर फैसले पर मेरा अधिकार है और आपसे सवाल जवाब करना भी मेरा ही हक है। तो एक काम कर, अपने पति के साथ तू भी चली जा। अगर जाएगी तो मेरे घर से एक नागिन कम होगी। सासू माँ, मैं जाऊंगी जरूर, लेकिन आपको भी साथ लेकर जाऊंगी। ये क्या बदतमीजी है? क्या तुझे तेरे नागिन माँ बाप ने नहीं सिखाया कि बड़ों के साथ जबरदस्ती नहीं करते हैं? जबरदस्ती की ही कहाँ है सासू जी। मैं तो बस आपका राज जानना चाहती हूँ। आखिर क्या है आपके राजस्थान का राज और क्यों भेजना चाहती हैं आप पर्ल जी को राजस्थान? इसका पता तो मैं लगा कर ही रहूंगी। मम्मी जी, मैं तो बस आपको हमारे साथ चलने के लिए कह रही हूँ। आप अपनी नागिन बहू की इतनी सी ख्वाहिश तो पूरी कर ही सकती हैं। वैसे माँ, मोनी सही बोल रही है। आप भी चलिए ना। मेरे बच्चे, मैं तेरे कहने पर तेरे साथ चलने को तैयार हो रही हूँ, लेकिन अपनी नागिन पत्नी को बोल दियो कि ये मुझसे दूर ही रहे। पर्ल अब मोनी के साथ पैकिंग करने लगता है। तभी वहाँ पर विश और रजत आते हैं और उन दोनों को पैकिंग करता हुआ देखकर रजत अपने भाई पर्ल से कहता है। पर्ल, तू ये पैकिंग क्यों कर रहा है? कहाँ जा रहा है तू? मैं अकेला नहीं जा रहा भाई, मेरे साथ साथ माँ और मोनी भी जा रही हैं। मोनी, कहाँ जा रही हो तुम? सुमित्रा बोल रही है कि दादी काफी बीमार है और आखिरी सांस लेते हुए दादी पर्ल को देखना चाहती हैं। मोनी, मुझे तो इसमें भी सुमित्रा की चाल लग रही है, वरना उस पर्ल को राजस्थान जाने को क्यों कहा? आखिर दादी का पोता तो रजत भी है ना। रजत को सुमित्रा ने अपने साथ ले जाने से मना क्यों किया? मैं भी यही सोच रही हूँ विश, कि आखिर ऐसा क्या है राजस्थान में जो सुमित्रा पर्ल को इतना फोर्स कर रही है वहाँ जाने को। कोई नहीं, हम भी साथ चलेंगे राजस्थान। क्यों रजत जी, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ विश, क्यों नहीं। रजत अब अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से पर्ल के लिए बात करता है। माँ, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि आप भाई के साथ राजस्थान जा रही हो दादी को मिलने। अगर दादी की आखिरी सांस चल रही हैं, तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया?
अरे मैं भी तो उनका पोता हूँ। माँ बाप के और पर्ल के साथ मैं और विश भी जाएंगे। बेटा एक नागिन कम थी जो तू दूसरी नागिन को भी साथ ले जा रहा है। माँ प्लीज। ठीक है, जा जाकर अपना सामान पैक कर ले। हे भगवान, लगता है ये दोनों अपनी पत्नियों को अपने साथ ले जाकर मेरा सारा प्लान चौपट करेंगे, लेकिन मैं इनको रोक भी तो नहीं सकती हूँ। अब क्या था, पर्ल के साथ रजत भी अपनी पैकिंग शुरू करता है और कुछ समय बाद वो सभी राजस्थान निकलते हैं। कुछ देर बाद वो राजस्थान पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर रजत, पर्ल और उन दोनों की पत्नियां यानी मोनी और विश भी दादी से मिलती हैं और उनके पैर छूती हैं। लेकिन जैसे ही विश और मोनी दादी के पैर छूती हैं तो उनको एहसास होता है कि दादी के पैर काफी ठंडे हैं, जैसे दादी के भेष में दादी नहीं बल्कि कोई और है। लेकिन वो दोनों उस समय कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती हैं, जहां मोनी के पास विश अपने नागिन अवतार में आती है और मोनी से कहती है, मोनी, बाहर जो मैंने महसूस किया, क्या वो तुमने महसूस किया? हाँ विश, मैंने भी वही महसूस किया जो तुमने महसूस किया। इसका मतलब यहाँ कोई दादी है ही नहीं। तो दादी के भेष में कौन है? कौन है वो? हमें इसका पता लगाना होगा कि दादी के रूप में बाहर कौन बैठा है। यही तो पता लगाना है विश, और ये पता लगाने के लिए हमें इस घर को बहुत अच्छे से छानना होगा। इस तरह से अब दोनों उस घर को तलाशने लगते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता। दोनों नागिन अपने नागिन अवतार में एक दूसरे से बातें कर रही थी कि तभी पीछे से सुमित्रा आती है और उन दोनों को चौंकाते हुए उनसे कहती है, भू, क्या हुआ मेरी प्यारी नागिन बहुओं, डर गई क्या? डर नहीं गई सुमित्रा, डरने की बारी तो तुम्हारी है, क्योंकि तेरे काल की शुरुआत तो हो चुकी है। इसलिए तुझे अपनी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू कर देनी चाहिए। उल्टी गिनती? अरे उल्टी गिनती मुझे शुरू नहीं करनी, बल्कि उल्टी गिनती तो तुम दोनों नागिनों को करनी है, क्योंकि तुम्हारी शक्तियाँ तो मेरे पास है और अपनी उस अद्भुत शक्तियों के बिना तुम मुझे मार नहीं सकती, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। ज्यादा खुश मत होइए सुमित्रा भारद्वाज, क्योंकि पासा पलटने में ज्यादा समय नहीं लगता। अरे तू नहीं बताएगी तो क्या, हमारे साथ स्वयं हमारे भोलेनाथ हैं, वो हमें हमारी अमानत तक अवश्य पहुंचाएंगे। तो ठीक है, देखते हैं कब पहुंचाते हैं तुम्हारे भोलेनाथ तुमको तुम्हारी अमानत तक। सुमित्रा वहां से हंसते हुए जा रही थी कि तभी पीछे से विश उसको अपनी पूंछ में जकड़ लेती है और उसको डराते हुए कहती है, पहली बात तो सासू माँ, बाहर दादी के भेष में कौन है ये बताइए, और दूसरी बात, हमें हमारी अमानत यानी नागमणि हमें वापस दीजिए, नहीं तो मैं आपको अभी के अभी डस लूंगी। नहीं, ये मैं तुझे कभी नहीं बताऊंगी कि मैंने नागमणि कहाँ रखी है। और याद रखना, जिस दिन तुम खुद पता चल जाएगा ना कि नागमणि कहाँ है, उस दिन तुम किसी अपने को खो दोगी। और रही बाहर दादी की बात, तो वो दादी नहीं बल्कि तुम दोनों की मौत है। वो हमारी मौत है या नहीं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन तेरी मौत अगले 2 दिन में निश्चित है, क्योंकि चांद की लाल रोशनी में नागमणि अपने आप उजागर होगी। जब नागमणि हमारे हाथ लगेगी उस दिन तेरी मौत पक्की है। इस तरह से अब सुमित्रा भी वहां से चली जाती है और दोनों नागिनें भी अपने कमरों में चली जाती हैं। अब बस इंतजार था तो उस लाल चांद की लाल रोशनी का।